बोले जाओ एवरेस्ट चढ़ जाओ। वो मजाक में बोले थे और उस बात को मैं सीरियसली ले लिया। बहुत तगड़ा बेइज्जती हुआ था लगता है आपका, इसलिए दिल पे लग गया था। मुझे बोले 4 बजे कौशिक सर बुलाए हैं, अगर तुम नहीं आए तो टीसी लेके चल देना वापस छत्तीसगढ़। तो ट्रेनिंग कैसे होता है, स्टार्टिंग दौर कैसा रहता है? यंगेस्ट भी होऊंगा, पहला भी होऊंगा, तो एक रास्ता खुल जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए। माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़े हुए थे, जब आप नज़ारा देख रहे थे तो वो कैसी फीलिंग थी, क्या क्या दिखता है वहाँ से? कई बार ऐसा लगता है कि कोई हाथ पकड़ रहा है या कोई पुश कर रहा है। ट्रेनिंग में क्या क्या आता है? उनका जब हाथ लगा मेरे बॉडी पे तो फिर उसके बाद मेरे कल हुआ, और जो बॉडी भी डेवलप हुआ वो जस्ट लाइक विराट कोहली। मैनपाट के पास में रहते हैं, कोई सिमिलैरिटी लगता है आप? मैं एवरेस्ट का -40 डिग्री झेल सकता हूँ, मैनपाट का ठंड का 2 डिग्री नहीं झेल सकता। नैना सिंह धाकड़ भी आपकी स्टूडेंट रही हैं। जीरा प्रशासन का जो कंसल्टिंग या गाइडिंग का काम था वो मेरा ही पार्ट रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे है, काफ़ी कमियां हैं यहाँ पे, तो इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे ठीक होगा? जब सरकार बोलती कि हम ओलंपिक के 3 करोड़ रुपए राशि देंगे, लेकिन मज़ेदार चीज़ यही, अब 22 बार आपने डेथ एक्सपीरियंस किया है। मैंने उनको कहा कि अब इनकी डेड बॉडी पैक करना पड़ेगी, हम लेट जाएंगे। सो राहुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में फाइनली आ गए। हम लोग दिल्ली में मिले थे, आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं। हाँ, लगभग। तो मैं आपको पहली बार करंट अफेयर्स के बुक पे देखा था, जब मैं CGPSC की तैयारी कर रहा था, कि फर्स्ट माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। तो कैसा लगता है आपको इस नाम से जब बुलाया जाता है, क्योंकि एक इंडिया के नाम पे मांझी हैं जिनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, और आपको बोलते हैं माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़। सो हाउ इट फील्स? देखिए, मुझे नहीं पता था कि राहुल गुप्ता एक जो कॉमन नेम था, एक दिन राहुल गुप्ता माउंटेन मैन के नाम से जाना जाएगा। और अब जब विशेष आप काम करते हैं तो विशेष उपलब्धि होती है, विशेष उपलब्धि होती है तो नाम भी विशेष होता है। हाँ, बट ये है कि ये नाम सुनकर एक थोड़ा सा ब्लशिंग होता है चेहरे पे, एक खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया है जिसकी वजह से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप अंबिकापुर में रहते हैं, जहाँ भी पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं। हाँ, कह सकते हैं पठार भूमि है, मतलब ये माना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू में आता है। हाँ, प्लेट्यू में आता है। तो आप पूरी लाइफ अब रहते हैं अंबिकापुर में, देन फाइनली आप कुछ साल के अंतराल पे आप डिसाइड करते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं। सो कैसी जर्नी थी ये? देखिए, जब तक स्कूल में पढ़ रहा था, ये बात है 2012 तक की, जब मैं 12th क्लास में था, और जब स्कूल का जब एजुकेशन चल रहा था तब तक तो कोई नॉलेज ही नहीं था कि करना क्या लाइफ में। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वैसे भी सब उत्पाती होते हैं, तो उनमें हम भी आते थे, और पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक समय के बाद लगा कि जब मेरे पूरे फ्रेंड्स कोई IIT में जा रहा है, तो कोई मतलब मेडिकल फील्ड में जा रहा है, कुछ लोग सिविल सर्विसेज के एक एम लेके चल रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो करेंगे, लेकिन मेरे पास कोई एम नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि चलो 11th-12th में समझ में आ गया था कि मैं आर्ट्स लेके पढ़ता हूँ, अच्छा परसेंट आएगा तो फिर मैं लॉ का तैयारी करूँगा, जो 5 साल का लॉ का इंस्टीट्यूट है लाइक HNLU। और मैं तैयारी बहुत अच्छा किया, नो डाउट, और मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ। ऑलमोस्ट मैं सभी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, मतलब टॉप 10 रैंक ऑल इंडिया रैंक रहा है। और मुझे लगा कि अब HNLU नहीं मिला, मुझे वेटिंग पे आ गया, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, परसेंट भी अच्छा था 12th में, मैं DU निकल गया। जब DU गया तो 2 चीज़ें माइंड में बहुत क्लियर थी। पहला ये कि मैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ करूँगा, क्योंकि मुझे अगर लाइफ में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं राम जेठमलानी की तरह बनना चाहता था। और घर वालों के लिए एक जो मिथ था कि लड़का दिल्ली पढ़ने गया तो IAS तो जरूर बनेगा, तो वो बोलना पड़ता है घर वालों को कि हाँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहा हूँ, अदरवाइज़ वो आर्ट्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं भेजते। जब मैं दिल्ली गया उसके बाद लाइफ टर्न लिया, क्योंकि दिल्ली के आसपास में हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड। इतना पता था कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, लाइफ प्रैक्टिकल तो उन पहाड़ों पे ही हो सकता है। और ये बात क्लियर था कि ज्योग्राफी तो बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर हमको पढ़ना है जेट स्ट्रीम हवाएं, रिज पढ़ना है, माउंटेन पढ़ना है, प्लेट्यू पढ़ना है, तो हमको उसके ऊपर चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कॉलेज में इंसिडेंस से ऐसा हुआ कि मुझे माउंटेनियरिंग की ओर मतलब फोकस करना पड़ा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। ये बात है सितंबर 2012 की। मेरे कॉलेज में एडवेंचर क्लब है,
लेकिन वो बंद था और कभी पता नहीं चला, लगभग 10-20 साल से तो कॉलेज पता ही नहीं चलता। एडवेंचर क्लब क्या होता है? एडवेंचर क्लब जैसे एनसीसी एनएसएस होते हैं उसी प्रकार से एक क्लब होता है, कल्चर क्लब की तरह। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो प्राइम जो यूनिवर्सिटी हैं उनके सभी कॉलेज में एडवेंचर क्लब इस्टेब्लिश था। मतलब जहाँ पे हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सारी ट्रैकिंग, माउंटेनिंग के लिए लोग जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तो वो उस प्रकार से इस कॉलेज में एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए क्लब बना दिया गया है। अब मैं फोटोग्राफी क्लब में शूट नहीं किया, डांसिंग क्लब मेरे लिए नहीं था, थिएटर वगैरह, ये सब जहाँ गए वहाँ रिजेक्ट हुए। तो मुझे लगा कि घूमने फिरने वाला डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ था ही नहीं। अब मैं स्टीफन्स कॉलेज गया, स्टीफन्स कॉलेज के बच्चे हमारे यहाँ आते थे और हम लोग उनके कॉलेज में जाते थे, लेकिन पता चला कि स्टीफन्स वाले हमको एडमिशन ही नहीं देते थे। आउटसाइडर्स नॉट अलाउ। तो बात ईगो पे आ गई। अब मैं बोला कि ठीक है, मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। मैं आया अपने कॉलेज, बोले सर एडवेंचर क्लब खुलवाना है। तो एडवेंचर क्लब मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एक एडवेंचर क्लब, अगर मैं किसी प्रिंसिपल को बोलूँगा तो क्या मेरे बोलने से खोल देंगे? नहीं खोलेंगे। तो मुझे ये नहीं पता था। जैसे नॉर्मली हम अंबिकापुर में अपने प्रिंसिपल को बोलते थे तो कोई नई चीज़ होती थी तो वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, बट यहाँ कोई माई बाप नहीं था। तो एक बात तो समझ में आया कि यहाँ दिल्ली में हम अनाथ हैं, यहाँ खुद का उद्धार करना होगा। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक मोटिवेशन आ गया था कि अगर एडवेंचर क्लब खुलवाना है तो मेरे वहाँ जो स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ टीचर इंचार्ज थे, बोले जाओ एवरेस्ट चढ़ जाओ। वो मजाक में बोले थे और उस बात को मैं सीरियसली ले लिया और मैं एक टारगेट किया कि एवरेस्ट तो वैसे भी माउंटेन एरिया वाली चीज़ें है, घूमने फिरने को मिलेगा। अब चढ़ते कैसे, जब बिचेंद्री पाल चढ़ सकती है। और हाल फिलहाल में अर्जुन वाजपेयी 2011 में एक मतलब इंडिया के बहुत लीडिंग माउंटेनियर हैं, तो वो एवरेस्ट क्लाइम किए थे, तो यंगेस्ट थे। तो मेरे को लगा मेरे से 1.5 साल छोटा ही तो है, मैं भी चढ़ सकता हूँ। तो एक अंदर में थॉट आ गया। अब बात यह है कि इस थॉट को सब चीज़ें ना माथे में घूम रही थी और इधर का नस ना दुख रहा था। बहुत तगड़ा बेइज्जती हुआ था लगता है आपका। इसलिए दिल पे लग गया था। दिल पे तो लगा था, क्योंकि रिजेक्शंस ऑलवेज आपको मोटिवेट करते हैं। वो रिजेक्शंस अगर नहीं होता ना तो मैं माउंटेनियरिंग की ओर मूव नहीं करता। तो ट्रेनिंग कैसे होता है, स्टार्टिंग दौर कैसा रहता है? जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत अच्छे से डेप्थ में मैं ये जाना कि हर एक स्पोर्ट्स का एसोसिएशन होता है। तो अगर मुझे माउंटेनियरिंग में अपना करियर बनाना है तो हो सकता है इसका भी एसोसिएशन हो। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हुआ। अब मैं उससे रिलेटेड गूगल करना शुरू हुआ तो अमेरिकन एल्पाइन क्लब ये सब आता था। तो एक गलती से मुझे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन दिख गया, यानी इंडिया का जो पर्वतारोहण संघ है उसका हेड ऑफिस भी, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्स के एसोसिएशन का दिल्ली में है। तो मेरे को एक जो स्पार्क का जो फर्स्ट कदम था ना, बस वहाँ जब मैं गया तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। तो वहाँ कौन मिले आप? जब मैं IMF गया, पहली बार गया, तो मैं जैसे NCC हम अपने ग्राउंड को प्रणाम करते हैं, तो मैं बोला कि यहाँ से मेरा करियर बन सकता है। और जब मैं IMF गया तो वहाँ जो रिसेप्शन होता है तो वो पूछे कि यहाँ क्यों आए हो। मैं बोला सर मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो हम लोग हंसने लगे, बोले कि बच्चा पैदा हुआ नहीं यार एवरेस्ट चढ़ेगा। अब मुझे क्या पता कि एवरेस्ट कितना टफ है, क्योंकि अगर मुझे बता दिया जाता है कि एवरेस्ट बहुत टफ है तो मैं कभी नहीं करता। मुझे आधी जानकारी दी गई जहाँ भी, तो आधी जानकारी की वजह से मैं हमेशा थॉट में क्लियर रहता था कि मैं कर लूँगा। तो जो रिजेक्शन वहाँ जो भी मिला ना, उसके बाद तो मेरे को पता चला कि भाई मैं कर सकता हूँ। और मुझे वहाँ ये भी पता चला कि छत्तीसगढ़ से कोई प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग में एक भी खिलाड़ी नहीं है। और एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि अगर मैं करता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ का भी पहला इंसान होऊंगा, तो और यंगेस्ट भी होऊंगा, पहला भी होऊंगा, तो एक रास्ता खुल जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए। तो यहाँ से मेरा प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो चुका था। और ट्रेनिंग का जो बात रहा, अब एक सपोर्ट चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल गया, थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल गई। आप इन्फॉर्मेशन के बेस पे स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन के लिए तो कुछ ना कुछ गुरु चाहिए होता है। अब ये कॉलेज में बहुत प्रचलित था, कोई भी जब बच्चों से पूछो कि एवरेस्ट कौन चढ़ेगा, अरे वो पागल है यार, वो राहुल करके कोई ज्योग्राफी का है, वो बोलता है मैं एवरेस्ट चढ़ूँगा। अब ये 6000 बच्चे हैं एक कॉलेज में, ये बात वायरल हो गई, क्योंकि और लोग मजाक उड़ाते थे कि ये एवरेस्ट चढ़ेगा, क्योंकि सब कोई IAS बनने आया है, कोई IPS बनना है, कोई पॉलिटिशियन बनने आया है। लेकिन मैं बोलता था मैं तो एवरेस्ट चढ़ने आया हूँ। लेकिन होता है ना कि जब आप बार बार एक ही बात को दोहराते हो तो कहीं ना कहीं लग जाती है, उसके पीछे लग जाती है कायनात। तो ये जो बार रिजेक्शंस एक ही जगह पर आ रहे थे ना, तो मोटिवेशन और बढ़ता जा रहा था। तो जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था,
एक दिन मुझे पता चला कि मेरे एनसीसी के एएनओ सर मुझे खोज रहे हैं। अब मुझे ये बात पता नहीं था, मेरे को पता था कि मैं एनसीसी में नहीं जा रहा हूँ, तो शायद भगोड़ों का लिस्ट की वजह से कि पहला नाम तो राहुल गुप्ता का है, उसको पकड़ो। अब जब वो आते थे मेरे डिपार्टमेंट में, 8 फीट का दीवार फांद के मैं भाग जाता था। मुझे वो 6 महीने तक नहीं पकड़ पाए, जस्ट लाइक पान सिंह तोमर, कभी भी नहीं पकड़ पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम पे 2 एनसीसी के मेरे सीनियर थे, और जब वो हमारे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम के टाइम पे तो भाग नहीं सकता था, तो मुझे बोले 4 बजे कौशिक सर बुलाए हैं, अगर तुम नहीं आए तो टीसी लेके चल देना वापस छत्तीसगढ़। वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि मैं डर गया था, फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि जो होगा देखा जाएगा, इतना भी लाइफ में क्या करना। मैं कौशिक सर के पास गया, वो उनका नाम है मेजर डॉक्टर एस.के. कौशिक। ही इज़ माई फर्स्ट मेंटर, जिन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना। तो वो बार बार मुझसे पूछे कि तू एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहता है। मतलब सर बस चढ़ना चाहता हूँ। बोले कि चढ़ेगा। मतलब हाँ सर, बस कोई मेरे को मदद नहीं करता। तेरे को क्या मदद चाहिए। मैं बोला सर मेरे को माउंटेनियरिंग स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो वो तुरंत एक फ़ोन कॉल किए और मेरे को 2 मिनट में एडमिशन मिल गया। अब मैं शॉक्ड हो गया। जिस वेटिंग, मतलब जो माउंटेनियरिंग स्कूल का जो वेटिंग था वो 2 साल बाद का था। ठीक है, मैं शॉक्ड हो गया। मैं बोला ये क्या मिरेकल है। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ उसका एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबको रियलाइज़ नहीं होता। इंडियन आर्मी के जो माउंटेनियरिंग कोर्स वगैरह होते हैं, जो अलग अलग अरुणाचल प्रदेश और हिमालय में कराते हैं, वो तो 2-2, 3-3 साल का वेटिंग पीरियड रहता है ना। मेरा 2 मिनट में जब एडमिशन हो गया तो एक मुझे लगा कि एक ही व्यक्ति है जो मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ाना चाहते हैं। अब मैं चढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भागेगा तो नहीं ना एवरेस्ट से। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं भागूंगा, बट एक कंडीशन है सर, एनसीसी में मैं नहीं आऊँगा। जब मन करेगा तो आऊँगा, तो नहीं आऊँगा, अदरवाइज़ मेरे को सीनियर परेशान करते हैं। बोले आज से कोई सीनियर तुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, एवरेस्ट छोटा टास्क नहीं है। उसके लिए हो सकता है कई साल लग जाए, लेकिन स्पार्क कंटिन्यू रहना। तो मुझे इतना पता था कि मैं बोला सर मेरा बॉडी तो उस लायक है ही नहीं। बोले अब यहाँ से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो कॉलेज का जो जिम था उसमें हमारे ट्रेनर थे, ट्रेनर को हम मेरे पीछे लगा दिया गया। और उधर एनसीसी के ग्राउंड में मैं सोचा कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से एनसीसी छोड़ा था। पर यहाँ तो एनसीसी का 3 गुना ज़्यादा मुझे रगड़ा जाता था। सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि एवरेस्ट पे विजय पाना है। आप एडमिशन ले लिए थे, आपकी ट्रेनिंग चालू होने वाली थी। तो आप जब माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़े हुए थे, जब आप नज़ारा देख रहे थे, तो वो कैसी फीलिंग थी, क्या क्या दिखता है वहाँ से? कोई पॉजिटिव एनर्जी जो आपको पुश कर रही है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई हाथ पकड़ रहा है या कोई पुश कर रहा है, या जब आप सो रहे हो, या जैसे माउंटेन में कई बार आप जब बहुत थक जाते हो तो स्लीपी या डिजीनेस लगता है, और सडनली कोई आपका कंधा पकड़ा हुआ है कि नहीं कोई आप गिर ना जाओ। तो ऐसा कई बार मुझे महसूस हुआ है कि कोई है नेचुरल पावर जो आपको मदद करता है। और एक अंदर से भी थॉट प्रोसेस आ गया कि मेरे साथ, मेरे विजय के लिए मेरे साथ तो खुद बजरंगबली चल रहे हैं। जिस प्रकार से अर्जुन के साथ उनके ध्वज में बजरंगबली थे, क्योंकि मैं खुद श्री कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं इस बात को कैसे ना मानूँ। और एक समय के बाद मानना क्या, एक रियलाइजेशन भी शुरू हो गई कि होता है। अगर आप स्टूडेंट अगर अच्छे हो तो अर्जुन की तरह हो। और ये बात अंदर से आ गई थी। तो मैं ये बोलूँगा कि जो लाइफ चेंजिंग मेरा मोमेंट रहा है वो आफ्टर एवरेस्ट रहा है। बिफोर एवरेस्ट तो मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर गुड कॉज, कि मैं लाइफ में कहीं भी रहूँ मैं अच्छा ही करूँगा। जैसे आप दिल्ली से थे, दिल्ली में रहते थे, अब वहाँ से एवरेस्ट चढ़ना है ना, तो क्या ट्रैक होता था, कैसे कैसे जाते थे, कहाँ रुकते थे, कहाँ सारी बैक पैकिंग करते थे, कितने लोग रहते थे, फिर क्या रूट रहता था आप लोग? बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेरा पूरा प्रिपरेशन रायपुर में आधा हुआ है, आधा अंबिकापुर में हुआ है। और स्टार्टिंग फेज़ का जो प्रिपरेशन रहा है, जब मैं छुट्टी पे आता था या मुझे गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती थी तो मैं जिला प्रशासन के पास आता था। तो स्टार्टिंग फेज़ में जब मैं दोपहर में तो जिला प्रशासन को कोऑर्डिनेट करता था, मंत्रालय जाना होता था, लेकिन बाकी टाइम पे मेरा जो ट्रेनिंग का पार्ट रहता था वो ये पुलिस ग्राउंड रायपुर या फिर गांधी स्टेडियम अंबिकापुर। ट्रेनिंग में क्या क्या आता है? ट्रेनिंग में मैं पूरा का पूरा फोकस करता था कार्डियो पे, दूसरा स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे। यही 2 चीज़ें हैं जो माउंटेनरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद इसके अलावा आपका जो बॉडी टाइप है, बॉडी टाइप जैसे कि जो लीन मसल बॉडी होता है, मैंने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन जितना मुझे आता था उतना मैं किया। लेकिन जो सबसे अच्छा जो परफेक्शन जो मुझे जो समझ में आया, जब सचिन तेंदुलकर के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जतिन चौधरी जब थे, उनका जब हाथ लगा मेरे बॉडी पे, तो फिर उसके बाद मेरे कल हुआ और जो बॉडी भी डेवलप हुआ वो जस्ट लाइक विराट कोहली। क्या डिफरेंस था? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अगर मेरा मूवमेंट है तो मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया था।
मतलब अगर सपोज एवलांच आ जाए ना, तो मैं उतना तेज़ अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। मेरा जूता पहनने से लेकर कैप लगाने, गोगल्स लगाने, मतलब हर एक चीज़ का रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब आप जब सेल्फ लर्निंग कर रहे थे, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर जब आपके वो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी ने आपको प्रैक्टिस कराया, तो प्रैक्टिस में क्या क्या चेंजेस रहते थे? जैसे आप पहले रनिंग करते थे, तो अब क्या चेंजेस? इस बार जो मशीन थे, मतलब वो एक एडवांस मशीन थे। मैं तो कभी उनके नाम भी मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन एक अलग सेटअप था मेरी ट्रेनिंग का। और उसके बाद मतलब कार्डियो में भी जो नॉर्मल एक्सरसाइज होते थे उसका भी एडवांस वर्जन, मतलब वो टाइप मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी एडवांस थे। और ऐसा कोई एक्सरसाइज भी होता था जो स्पेसिफिक होता है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उन वही करते हैं? ब्रीथिंग के लिए मास्क को कवर करके जो रनिंग होता है और एक आपको पानी में करना होता है, मतलब आपको लेस ऑक्सीजन यस। लेना है। आप 22 बार आपने डेथ एक्सपीरियंस किया है, कौन कौन से थे? सबसे मेजर कौन सा था? सबसे मेजर था एवरेस्ट। एवरेस्ट के सभी अटेम्प्ट में एक एक बार में एक्सीडेंट हुआ है। 2018 में भी मैं जब वापस आ रहा था तो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू से लाया गया था। 2016 में भी हेल्थ इश्यूज़ हुआ था, उसकी वजह से भी मेरा मतलब एक साइड का मतलब स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से मेरा आँख नहीं दिखना और मुझे नीचे आने में प्रॉब्लम होना और फिर डेक्सा लेकर जिंदा बचना। और कई बार छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए मतलब उतरने के टाइम पे, तो ये एकदम रूटीन में था। और इससे पहले लद्दाख में जब मैं खुद से फ्रीलांसिंग माउंटेनियरिंग कर रहा था एल्पाइन टेक्निक में, तो कई छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए थे। इस प्रकार से 22 बार मरते मरते बचा हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सीडेंट रहा वो 2016 और 2018 एवरेस्ट। तो आप लोग जैसे ग्रुप में जा रहे हैं, कुछ लोग बैक कर गए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए, तो ये तो बहुत ही पैनिक माहौल रहता होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग का एक पार्ट है जो हमें इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूट में सिखाया गया था, टीम लीडर। टीम लीडर ऑलवेज राइट। जैसे कोई गेम में होता है ना, अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर खेल रहे हैं तो कप्तान इज़ ऑलवेज राइट। सेम सिचुएशन होता है। कई बार ऐसा रहा जब मैं लद्दाख में माउंटेनियरिंग करता था तो हमारे साथ कुछ फॉरेन के टीम लीडर रहते थे, तो मैं उनके साथ पीछे पीछे असिस्टेंट के रूप में जाता था। अगर वो मौसम को देख के बोल दिए कि वापस जाना है तो वापस हो जाते थे। तो ये आदत में था। एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब जब एवरेस्ट जैसे मोमेंट में कई बार क्या होता था कि हमको पता है कि कुछ अगर एक्सीडेंट होगा तो अगर आप मजबूत नहीं होगे तो आपका टीम को आप कैसे मैनेज करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके निर्णय के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप बोल दिए कि यहाँ से वापस जाना है तो जाना ही पड़ेगा, चाहे तूफ़ान आए या जो भी है, क्लाइंब करना है तो करना है। बस ये आपको देखना होगा एज अ टीम लीडर कि हर आदमी का स्ट्रेंथ अलग अलग है, आपको सबकी फिजिकल कैपेसिटी को भी देखना होगा। तो कई बार जब एक्सीडेंट हुए तो एक जैसे मेरे साथ एक फेलो मेरा रशियन क्लाइंबर था, जब हम लोग एवरेस्ट अटेम्प्ट करके जब वापस आए थे तो रात को ऑक्सीजन मतलब सोने के दौरान उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाया। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मतलब ये समिट कैंप में वो एक्सपायर कर गए थे। और जब मैं दूसरे दिन जब हम लोग सब सुबह मॉर्निंग में नीचे जब मूव कर रहे थे तो मुझे ये पता था कि वो एक्सपायर कर गए हैं और मेरी पूरी टीम निकल चुकी थी। मेरे साथ और 2 शेरपा थे। मैंने उनको कहा कि अब इनकी डेड बॉडी पैक करना पड़ेगी, हम लेट जाएंगे। और उसके डेड बॉडी पैक करने के बाद उनके पासपोर्ट और उनका मैं फ़ोटो खींचा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए कि ताकि मैं रिपोर्टिंग कर सकूं। मतलब एक तरफ एवरेस्ट चढ़ना डिफरेंट पार्ट है और एक तरफ डिसीजन लेना एज ए लीडर डिफरेंट पार्ट है, और तीसरा रेस्क्यू करना। तीसरा रेस्क्यू यानी कि सेल्फ रेस्क्यू करना, यानी मेरे साथ एक साथ 3 जिम्मेदारी थी। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि मुझे ये बार बार रिकॉल हो रहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। अगर मुझे इन सब चीज़ों को भी अगर हैंडल करना है तो मुझे रामनाथ कोविंद जी ने फ्लैग ऑफ दिया है, वो फ्लैग एवरेस्ट की चोटी पे होकर वापस भी लाना है और जिंदा जाना है। ये बात कई लोग बोलते भी हैं कि इतनी कम एज में तुम कर कैसे लिए ये सब, क्योंकि लोग सिर्फ अपना ही एवरेस्ट चढ़ लिए तो बहुत होता था, दूसरा को ध्यान नहीं देते थे। लेकिन तुमने तो पूरे टीम को लीड करके वापस भी लाए और लास्ट में क्रेडिट देने के टाइम पे तुम पूरे टीम को क्रेडिट दे के तुम निकल लिए इंडिया। तो ये आज भी लोगों के लिए एक मिथ रहा। और मैं जानता हूँ कि मेरा विन एवरेस्ट चढ़ना नहीं था, मेरा विन एक अच्छा इंसान बनना भी था। इस पूरे माउंटेनियरिंग में कितना खर्चा आ जाता है? अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए आज के रेट पे, और जब मैं किया था तब 25-30 लाख का एस्टिमेट बजट आता था। और अब तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का
मतलब जो सहयोग रहा और कई अन्य कंपनियों का, लगभग मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लग चुके हैं। और मैं ये बात कई लोग कहते भी हैं कि छत्तीसगढ़ के तुम सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हो। फूड बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रैकिंग में, माउंटेनियरिंग में, क्लाइंबिंग में। क्या होता है फूड में? बेस कैंप तक तो नॉर्मली दाल चावल और बाकी चीज़ें भी मिल जाती है। अब एवरेस्ट में इतना सुविधा है कि बेस कैंप में किचन में सब कुछ। बेस कैंप कहाँ पे होता है? बेस कैंप लगभग 5300 मीटर की हाइट, जस्ट माउंटेनियरिंग जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ तक कुछ सामान ऊपर नहीं ले जाया जा सकता है या कोई स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर फिर एल्पाइन टेक्निक क्लाइंबिंग या टीम के साथ क्लाइंबिंग करना और छोटे छोटे कैंप स्टेब्लिश करने से ही माउंटेनियरिंग स्टार्ट होता है। तो वहाँ बहुत भीड़ रहता होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करने आते एक होंगे। प्रकार से पूरा गांव बस जाता है, मतलब एक टेम्प्रोरी गांव जो 2-3 महीने तक एक स्टेब्लिश है, जो पूरा कम्युनिकेशन वहाँ से होता है क्लाइंबिंग का। ओके, और कब चढ़ा जाता है? ये पूरे साल भर पॉसिबल है? बेस्ट सीज़न होता है वो है आपका, सिर्फ एक ही बेस्ट सीज़न है जो पूरे लोग अटेम्प्ट करते हैं, और वो बेस्ट सीज़न है आपका मार्च, अप्रैल और मई। ये लगभग 2.5 महीने। जब नॉर्मली गर्मी का टाइम है। फिर फूड? इसके ऊपर जो फूड जाता है वो पैकेट फूड होता है ज़्यादातर, और जिसमें मैगी या फिर हाई प्रोटीन बार हो गए। अब मैगी भी नॉर्मल मैगी नहीं, मतलब एक प्रकार से नूडल्स होते हैं जो कि बहुत ही मतलब न्यूट्रिशियस होते हैं। सिर्फ उनको 2 सेकंड पानी में गर्म करके बस खा लो। सूप भी सेम, मतलब नॉर्मल सूप तो पेट में कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इवन चॉकलेट बार, हाई कैलोरी बार, जिसको हम मतलब एक बाइट लेते थे तो थोड़ा एनर्जी लगता था, तो और इससे पहले जो हम कुछ बॉडी में हमारे जो मसल्स मान वो यूज़ होता था। तो नॉर्मली पूरे माउंटेनियरिंग में जब हम कैंप इस्टेब्लिश करते थे तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट होता था और खाना, और वैसे भी भूख बहुत कम लगती है जब आप एकदम एडवांस कैंप में रहते हैं। तो पानी से भी ऑक्सीजन मिलता है? पीने से तो बॉडी में तो वाटर लेवल अगर मेंटेन रहता है तो ऑक्सीजन तो पार्ट रहा ही है पानी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद अब आगे क्या? 7 समिट यानी कि 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को क्लाइम करने को बोलते हैं। मेरा 4 कॉन्टिनेंट एवरेस्ट के ही दौरान हो चुका है, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक कवर हो। अच्छा, कौन कौन से हैं वो? अफ्रीका के जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट किलिमंजारो है। एवरेस्ट ये तो एशिया में ही है हाईएस्ट। और लास्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया का कंकर किया है जिसका नाम है माउंट कोज़ुस्कोक। और आपका यूरोप में माउंट एल्ब्रस, जो सितंबर 2015 में, करेक्ट आज से 10 साल पहले ही वो अचीव हो चुका था। तो मैं ऑन गोइंग उस जर्नी में हूँ। एवरेस्ट मेरा मेन टारगेट नहीं है, मेरा मेन टारगेट है 7 समिट। और 7 समिट के अलावा अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर अचीव करता हूँ तो मैं एडवेंचर ग्रैंड स्लैम प्राप्त करने वाला यंगेस्ट बनना चाह रहा हूँ पूरे इंडिया में। अमेरिका बचा होगा? नहीं, अभी मेरे 3 कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं, साउथ अमेरिका और आपका ये नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट वाइज। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़े तो टोटल 5 और टारगेट हैं जो मेजर टारगेट हैं। तो अगर जब तक ये नहीं होता तब तक तो मैं रिटायरमेंट इस फील्ड से लेने से रहा। आप इतना कुछ अचीव करते हैं, फिर बैक टू अपने नॉर्मल लाइफ अंबिकापुर और रायपुर में आप, तो इन खाली दिनों पे आप क्या करते हैं? हाथी के दांत है माउंटेनियरिंग, और वापस जब मैं अपनी लाइफ में आता हूँ तो मैं बाकी जगह पर बिजी रहता हूँ। अब जो मेरे पास समय बचा तो जो मैंने खुद का एक फाउंडेशन खोला था, माउंटेनमेंट फाउंडेशन, कुछ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट थे। मैंने कई लोगों को प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे पता है कि मैं स्ट्रगल करके आया हूँ। हर आदमी स्ट्रगल उतना ही करेगा, सेम स्ट्रगल करेगा कि उसको नेता तक पहुंचना है, उसको ब्यूरोक्रेट तक कैसे बात करना है। तो स्ट्रगल वो करेगा तो अचीव क्या करेगा। तो मैंने कई बच्चों को, मतलब एजुकेशन वाइज हो गया या कैरियर वाइज हो गया, किसी भी फील्ड के हो, मुझे पता है कि स्ट्रगल का एक ही फॉर्मूला होता है। अगर उनको पिक करके अगर आप कहीं पहुंचा दो, जैसे मुझे भी कई लोगों ने पिक किया और कहीं पहुंचा दिया, तो मैं मतलब अपने आप को मतलब खुशकिस्मत मानता हूँ। तो वो भी मैं बच्चों के साथ करता हूँ, यंग जनरेशन के लिए। नैना सिंह धाकड़ भी आपकी स्टूडेंट रही हैं? इनडायरेक्टली, क्योंकि जिला प्रशासन के सहयोग से ही चढ़े, तो जिला प्रशासन का जो कंसल्टिंग या गाइडिंग का काम था वो मेरा ही पार्ट रहा है। तो अभी आप छत्तीसगढ़ के कितने बच्चों को ट्रेन करते हैं और कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं? अभी तक मैं लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में, मतलब बेसिक लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे प्रमोट कर चुका हूँ। और अगर उसमें से अगर आप जेम के नाम लेंगे तो सुमन ताम्रकर जसपुर से लेकर बस्तर तक है वो अचीवमेंट। और जितने भी यहाँ पर पर्वतारोही निकले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रमोट किया हूँ। रॉक क्लाइंबिंग में कई लोगों को प्रमोट किया हूँ, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में प्रमोट किया हूँ, क्योंकि यहाँ कल्चर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म दोनों का लाने में पूरा मतलब मेहनत रहा है 2016 के बाद से। तो छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी की पॉलिसीज़ में आपका योगदान रहा है?
अभी मेरा जो मेन है स्पोर्ट्स एडवोकेसी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की पॉलिसी पे फोकस करना और राज्य सरकार से परस्पर उस संदर्भ में मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एडवेंचर टूरिज़्म को पॉलिसी को लागू कराने के लिए उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ और कुछ हद तक वर्कआउट हो चुकी है, अवेयरनेस फैल चुका है। इसके अलावा जो बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी है, आपका जसपुर में कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ कि इस राज्य में एक बेहतर इनोवेटिंग मॉडल तैयार हो सके। हमारे छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे है, काफ़ी कमियां हैं यहाँ पे, तो इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे ठीक होगा? जब सरकार बोलती कि हम ओलंपिक के 3 करोड़ रुपए राशि देंगे, लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म तो बनाओ, उस लेवल का आपका एसओपी तो तैयार करो, उस लेवल की सुविधा देने के लिए तैयार करो। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मिडिल मतलब जहाँ पर मिडिल क्लास लोगों की संख्या ज़्यादा है, जूता महंगा है। आज के डेट पे सस्ते जूते पे आप रनर नहीं बन सकते। आपको 10,000 रुपये का बजट का जूता चाहिए अगर वन ऑफ द बेस्ट आपके मतलब अचीवमेंट लाने हैं, मैराथन दौड़ना है 42 किलोमीटर का, तो आपको उस रेंज का चाहिए। आपके पास उतना न्यूट्रिशन और खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग के लिए लोग होने चाहिए। कंसल्टिंग आजकल फिजियोथेरेपी भी अपने मतलब कंसल्टिंग चार्ज लेते हैं। तो ये सब सुविधा अगर गवर्नमेंट छोटे छोटे सेंटर में क्रीड़ा क्षेत्र बनाए और अगर उस माइक्रो लेवल पे काम करे, यानी कि प्लेयर मैनेजमेंट पे काम करे, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ 2036 का ओलंपिक जो भारत में होगा उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। मैं देखता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में, यूथ में काफ़ी हंगर है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप कैसा फील करते हैं इसको? यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर नेचुरल टैलेंट बहुत है, मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। यहाँ पर लॉन्चिंग पैड नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ये सेकंड पार्ट होता है। जो सेल्फ मोटिवेटेड है ना, अब क्या है कि अगर किसी को आर्चरी में जाना है तो उसको बस्तर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए, या तो आजकल जसपुर में इंस्टीट्यूट खोल रहा है, सब जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो उसके साथ उसका फैमिली भी अफेक्ट होता है, उसका एजुकेशन भी अफेक्ट होता है, आगे का करियर गोल भी अफेक्ट होता है। दूसरा चीज़ कि अब आर्चरी के सामान भी महंगे आते हैं। अगर किसी को फुटबॉल में जाना है तो हर जगह फुटबॉल की सुविधा नहीं है। मतलब नॉर्मल खेलना और एकेडमी के हिसाब से तैयार करना अपने आप को, मतलब फ्यूचर में नेशनल स्टेट खेलने के लिए, उसके लिए तैयार करने के लिए भी आपको मतलब डेवलप करना होगा। तो वो सिस्टम नहीं है। अगर आप सिस्टम बनाते हो और सभी डिस्ट्रिक्ट में बेसिक लेवल का एजुकेशन जो किसी भी स्पोर्ट्स में एटलीस्ट वो सभी जगह पर रहे, तो समझ लीजिए उसको संभाग लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूट करना आसान है। और है क्या, छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ रायपुर पे ही सेंट्रलाइज है। वाई नॉट बस्तर, वाई नॉट आपका अंबिकापुर या कांकेर या कहीं और डिस्ट्रिक्ट, मतलब प्रॉपर वहाँ क्यों नहीं? एक बच्चा है, वो स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करना चाहता है, परस्यू करना चाहता है, किन किन चीज़ों का पर्सनल लेवल पे ध्यान रखे अगर वो स्पोर्ट्स और एडवेंचर में जाना चाहता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइमरी गोल एडवेंचर स्पोर्ट्स को ना बनाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पारिवारिक रूप से सक्षम था, मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा रहा। अब मेरे पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय का हाथ रहा, मतलब मेरे एकेडमिक्स का। जब भी मैं मुसीबत में रहता था तो मुझे बना बनाए व्यवस्था या सुविधा मिल जाती थी और मुझे रेस्क्यू करने वाले लोग बहुत रहते थे। क्योंकि स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन का कैरियर 18 साल से हार्डली 23, 24, 25 साल तक रहता है। अगर वो उतने में बन पाया तो बन जाता है, अदरवाइज़ करियर ही ख़राब हो जाता है। उसके पास फिर सेकंड ऑप्शन उसके पास ये नहीं रहता, क्योंकि वो अपना जो मेजर टाइम है, जो जवानी का, जब वो कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, हायर इंस्टीट्यूशन की तैयारी कर सकता है, अगर उन सब चीज़ों को लेकर कर गया तो बाद में फिर होता है क्या कि स्पोर्ट्समैन है, पुलिस भर्ती देगा, क्योंकि पढ़ने की कैपेसिटी तो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यहाँ पर। तो एक गरीब बच्चा छत्तीसगढ़ का स्पोर्ट्समैन परस्यू नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स में जो पॉलिटिक्स है वो छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक, जब तक वो नेचुरल टैलेंटेड नहीं हो, बार बार अचीवमेंट नहीं हो, बार बार वो मीडिया पे नहीं छपेगा। क्योंकि एक समय तक अगर वो एक ही बार, जैसे बुद्धि आप सुने होंगे, एक बहुत अच्छा धावक रहा है, तो जब तक वो मीडिया प्राइम टाइम पे था तो लोग उसको बहुत इनकेस किए और बहुत अच्छे लेवल पे सब उसको सोचते थे कि एक दिन वो ओलंपिक का मैराथन दौड़ेगा। हम खुद बचपन में बुधिया के बारे में सुनते थे, देखते थे टीवी पे, हम लोगों को लगता था कि ऐसा कोई देश में कोई मेडल लाएगा, लेकिन आज बुधिया कहाँ है? तो आपने पढ़ाई कहाँ से की?
देखिए, मेरा जो बेसिक एजुकेशन रहा है वो 12th तक का गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ ओके, मल्टीपर्पज़ मायापुर। मायापुर नहीं, हाँ मायापुर अंबिकापुर में। और उसके बाद मैं पढ़ने में अच्छा था तो दिल्ली विश्वविद्यालय परसेंट बेस पे हुआ और मेरिटोरियस स्टूडेंट था। तो काफ़ी टैलेंटेड स्कूल है। हाँ, वो तो मल्टीपर्पज़ ही है। स्कूल है लगता है मेरे को छत्तीसगढ़ का जिसमें से इतने पावरफुल लोग निकलते हैं। यस, ये कहा जा सकता है। मतलब वहाँ का हम लोग बैक बेंचर स्टूडेंट तो हम ये कर पाए। मेरे को लगता है वहाँ हर कोई बैक बेंचर रहता है, ऑलमोस्ट। फ्रंट पे कोई नहीं बैठता है। फ्रंट पे बैठने की आदत नहीं, जो बैठे वो टीचर बन गए, और जो नहीं बैठे वो पॉलिटिशियन या कोई स्पोर्ट्समैन बन गया, कोई अधिकारी बन गया। मैं भी लकी था, उसके पास में ही मेरा घर था। मेरे कुछ फ्रेंड्स बाद में वहाँ से निकले हैं तो मैं देखता हूँ अलग ही रौनक है उनके में। बेसिक एजुकेशन के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने गया। ग्रेजुएशन मैं किरोड़ीमल कॉलेज बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में किया हूँ, स्पेशलाइजेशन रहा है। और उसके बाद फिर मैं छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स करते रहा, मतलब किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से, कभी माउंटेनियरिंग पे किया, कभी वाटर स्पोर्ट्स पे किया, और जो अपने फील्ड का था। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में मैं कुछ कोर्स किए। करते करते स्पोर्ट्स में इतना मैं रमा हुआ था और अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कि मैं आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आफ्टर कोविड जब ऑनलाइन का दुनिया आया, एजुकेशन का सिस्टम चेंज हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तो मुझे लगा कि एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए और एकेडमिक्स को कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैं IIM रोहतक से मैं PGDM स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करने के लिए अभी फोकस हूँ और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पे। तो आपने इतने सारे कंटिनेंट्स के पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे चढ़ाई की है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पहाड़ों पे आपने चढ़ा है? कि ये बहुत मतलब ये व्यंग्यात्मक प्रश्न है। मैं इस पर मुझे शर्म भी आती है कि मैं छत्तीसगढ़ के कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ पाया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का नॉलेज ही नहीं था। मैं ज़्यादातर बाहर रहा और प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग में रहा। और ये सारे ट्रॉपिकल माउंटेन्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हाँ, ये रेंज वाइज है और शौक है कि मैं छत्तीसगढ़ का गौरलाटा चढ़ूँ, कभी डोंगरगढ़ में जाऊँ, कभी दल्हा पहाड़ का मैं रॉक क्लाइंबिंग करूँ। ढोलकाल। ये जल्द ही जो छत्तीसगढ़ में हम लोग जो अपना एडवेंचर क्लब का कल्चर जो जनरेट करें, उसी के माध्यम से मैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए या अपने नए कोचेस की तरफ मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद चढ़ूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट रहेगा कि मैं छत्तीसगढ़ के पहाड़ चढ़ा रहूँगा। लेकिन मैं ये एश्योर करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी इंटरव्यू मिलेंगे तो 1 ना 2 पहाड़ तो मैं छत्तीसगढ़ का चढ़ूँगा, ये ज़रूर मैं वादा करता हूँ। एक क्वेश्चन और बनता है कि आप मैनपाट के पास में रहते हैं, आप मैनपाट जाते हैं? हाँ जी। तो कोई सिमिलैरिटी लगता है आप जब हिमालय में खड़े होते हैं और कोई मैनपाट के पॉइंट्स पे खड़े होते हैं, जैसे मेहता पॉइंट वगैरह हो गया? वहाँ का वेदर हो गया, कुछ फील होता है। लेकिन एक आपको एक मज़ेदार बात मैं बताता हूँ कि मैनपाट का ठंड असहनीय है। मैं एवरेस्ट का -40 डिग्री झेल सकता हूँ, मैनपाट का ठंड का 2 डिग्री नहीं झेल सकता। अच्छा, ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का ठंड पता नहीं कब कब आने वाला है, जबकि एवरेस्ट में ठंड झेला जाता है। या फिर ये हो सकता है कि आप ढल जाते हैं हिमालय में, कह सकते हैं। बोलते हैं ना उसको, कोई वर्ड है जो एक्लिमेटाइज होना। हाँ, एक्लिमेटाइज हो जाते हैं आप। जी, आज तक मैं मैनपाट को लेकर एक्लिमेटाइज नहीं हो पाया। तो आप माउंटेन चढ़ते हैं, है ना? आप अभी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बट आप जैसे शादी कब करेंगे? रिश्तेदारों का तो सबसे प्राइम क्वेश्चन यही होता है ना, माउंटेन चढ़ने से भी ज़्यादा प्राइम क्वेश्चन ये होता है कि शादी कब करबे। हमेशा रहा कि मैं अक्सर अपने अचीवमेंट और अपने प्यार, मतलब जिसको मैं पसंद करता था, मैं हमेशा जब देखता था तो जब मैं अपने टारगेट को देखता था तो मेरा हमेशा अचीवमेंट ही दिखता था। क्योंकि मुझे पता था कि ये अचीवमेंट मेरे अंदर का सपना, अगर मैं इसको पूरा नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मतलब उसे मैंने अपनी एक ज़िंदगी बना ली थी। लेकिन जब मैं सक्सेस पाया और उसके बाद जब मैं अपने मोटिवेटर के रूप में देखा तो मेरी फ्रेंड ही रही। हाँ, ये रहा कि मेरे को अपने करियर में मैं इतना मशगूल हो गया था कि मैं कभी ये ध्यान नहीं दे पाया कि मुझे शायद फ्रेंड से अप्रोच करना चाहिए था या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। लेट हुआ, ठीक है, और शायद ये बदकिस्मती थी कि जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है। तो फिर अब अरेंज मैरिज? अब जो भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि डेस्टिनी वो है ना कि कोई तो होगा जो भाग्य में आएगी, जो विरासत संभालेगी। जो भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो मैट्रिमोनियल साइट पे भैया हैं, वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी मूवी में ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट देख के बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। नहीं, अक्सर घर पे बहुत सारे रिश्ते आए भी हैं, लेकिन अभी
मेरा फोकस उधर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक अनजान लड़की से शादी करना और एक जान पहचान के फ्रेंड सर्कल में शादी करने में बहुत अंतर है। आजकल का कल्चर थोड़ा सा यही है कि अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो आप कैसे रिस्क ले सकते हो कि इसके भरोसे 50 साल ज़िंदगी जीना है। ओके, ये ओपन ऑफर है। हाँ, जिस दिन मुझे लगा उस दिन मैं घर पे बात करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, ये वैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी ज़्यादा थोड़ा टफ है। हाँ, ये डिसीजन टफ है। बहुत अच्छा लगा आपके पास बैठ के, वो ऑरा मुझे महसूस होता है बिकॉज आपने इतना कुछ अचीव किया इतने कम टाइम पे। बहुत कम लोग होते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही कम लोग हैं। सो आई रियली फील ग्रेट, और पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।